नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। राकेश जी, बीजेपी की फर्स्ट लिस्ट आ गई और सब हलचल, सियासी हलचल तेज हो गई। किसी का कोई बयान आया, किसी का कोई बयान आया, कोई राजनीति से संन्यास ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। लेकिन कहानी ये है कि बीजेपी ने जब सीट्स अनाउंस की स्टेट वाइज, तो उसने क्यों पंजाब अभी छोड़ा है, हिमाचल छोड़ा है, हरियाणा छोड़ा है, कर्नाटक छोड़ा है, ओडिशा छोड़ा है, आंध्र छोड़ा है। तो मोटे-मोटे तौर पे इन स्टेट्स को हम टच करते हैं कि आखिर इन्होंने ये क्यों छोड़ी है। तो शुरू अगर हम सबसे इंटरेस्टिंग स्टेट जो इस वक्त बनी हुई है, हिमाचल प्रदेश। राकेश जी, हिमाचल प्रदेश केवल 4 सीट, 4 की 4 पिछली बार बीजेपी के पास थी। उपचुनाव में मंडी वाली सीट प्रतिभा सिंह ने जीती थी। उसके बावजूद ये 4 क्यों होल्ड पे हुई? देखिए हिमाचल में इस समय सियासी सुनामी चल रही है। जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंकाया, उसी हम्म। तरीके से हिमाचल में अभी जो लोकसभा के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है, उसको लेकर के काफ़ी सरगर्मी बनी हुई है, काफ़ी ऊहापोह की स्थिति है। हर कोई जो है, वो ये भाँपने में लगा हुआ है कि आखिर अंदर खाने में चल क्या रहा है। 4 बिल्कुल। सीट है, चारों पे घमासान है। बीजेपी के अंदर, कांग्रेस के अंदर, कौन कब, कहाँ, किधर पाला बदल ले या कौन-सी पार्टी के कौन बड़े नेता किस तरफ दाएँ-बाएँ हो जाए, इस बात को लेकर के जो है, वो कोई सर्टेनिटी नहीं है या अनसर्टेनिटी का एक माहौल बना हुआ है। तो इसलिए हिमाचल में जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो फूँक-फूँक के एक-एक कदम रख रहे हैं और इसलिए वहाँ पे जो उम्मीदवारों के नामों का जो ऐलान है, उसको लेकर के जो है अभी सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस इसलिए भी बना हुआ है कि हो सकता है कि कोई इस खेमे का नेता उस खेमे में चला जाए, उसको कोई टिकट यहाँ से मिल जाए कोई तो ये जो सियासत हमीरपुर में वाली जो लग रही थी एक-दूसरे मुझे। को राकेश जी, जी? हमीरपुर वाली सीट मुझे लग रही थी शायद अनाउंस हो जाए, क्योंकि अनुराग ठाकुर का तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंफर्म हाँ, ही रहता है, क्योंकि हमीरपुर वो उनका गढ़ हमीरपुर है वो हमी हमीरपुर तो। हाँ, हमीरपुर की सीट जो है लेकिन मुझे लगता है कि हमीरपुर की सीट इसलिए रोकी हुई है कि जब सीट अनाउंस करेंगे तो सबका एक साथ करेंगे। हमीरपुर को लेकर के कोई दुविधा या संशय की स्थिति नहीं है, हुँ। लेकिन उसको उसको सिर्फ़ इसलिए रोका हुआ है कि जब हम अनाउंस करेंगे ही तो सब एक साथ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो है सो अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन मंडी बात और बाकी की पूछे शिमला में नए चेहरे, मंडी और शिमला में मुझे लगता है नए चेहरे हो सकते हैं, और मंडी में तो सबसे मंडी को ज़्यादा लेकर के इंटरेस्टिंग है। मंडी को लेकर के काफ़ी कहते हैं उठापटक जारी है। अंदर खाने से जो खबर आ रही है मंडी सीट को लेकर के थोड़ा-सा मतलब सियासी हलचल मंडी सीट को लेकर के काफ़ी तेज है। और हुँ। शिमला में भी कुछ एक चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। अभी कहते हैं कि राजनीति में जब तक कुछ तय ना हो जाए, जब तक कुछ कहते हैं कि चेहरा निकल के सामने ना आ जाए, कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है वो थोड़ी-सी गहमा-गहमी बनी हुई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से चुनाव की तारीख और कहते हैं कि वक़्त का जो तकाज़ा है कि वक़्त हमारे पास बहुत कम है और हर दिन के साथ जो है वक़्त की कमी बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिन में हिमाचल के राज से भी पर्दा उठेगा और हिमाचल में कौन-कौन चेहरे होंगे, वो जनता के सामने उसका खुलासा होगा, दोनों ही दलों की तरफ से क्योंकि वहाँ पे मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही जो है, वो काँटे की टक्कर होती है। तो नहीं, इस इस वक़्त बार तो मुझे लग कांग्रेस और कांग्रेस के बीच ही कांटे की टक्कर है वहाँ पे। इस वक़्त तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस ही चल रहा है। और मंडी की जो हम बात कर रहे थे कि वहाँ से डेफ़िनेटली कांग्रेस की तरफ से प्रतिभा सिंह पिछली बार उपचुनाव लड़ी थी और जीत गई थी। अब कौन? अब ये सवाल हम बीजेपी की तरफ से पूछ रहे हैं। तो वहाँ पे नाम रह के बीच-बीच में कंगना रनौत का भी चल जाता है। फिर रह के लगता है कि नहीं, कोई बड़ा चेहरा इधर-उधर से ना आ जाए। जब तक आ ना जाए आपकी वाली बात क्या कह सकते हैं? क्योंकि 6 जन जिनको निकाल दिया है वो चंडीगढ़ में डेरा डाले बैठे हैं। फिर खबर आई कि 2 मंत्री और पहुँच गए, फिर खबर आई 1 मंत्री और पहुँच गए। फिर उसको बताया गया कि नहीं, वो विक्रमादित्य सिंह वहाँ गए थे चंडीगढ़ क्योंकि उनका दिल्ली का दौरा था, फिर वो दिल्ली चले गए। फिर उसके बाद एक और मंत्री थे, वो वहाँ पे गए, कहते नहीं वो तो चंडीगढ़ इसलिए गए थे, पीजीआई में उनकी कोई
दांत का दर्द या कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी। फिर एक और मंत्री गए, कहते नहीं नहीं वो तो अपने किसी मीटिंग से रिलेटेड गए थे, पर मिले सब हैं बाकी विधायकों से, ऐसा सूत्र बताते हैं कि मुलाकातें हुई हैं। और राजेंद्र राणा जो विधायक, जो कभी धूमल के भी राइट हैंड रहे हैं, प्रेम कुमार धूमल के राइट हैंड रहे हैं, और उनके लिए हमेशा वो मैच, जो अपना चुनाव जिताने वाली बात है, क्योंकि हम क्रिकेट विकेट भी करते हैं तो मैच बीच में मिक्स हो गया, तो वो जो पॉलिटिकल जो वहां पे गेम जिताने वाली बात है वो राजेंद्र राणा करते रहे, और इस बार वो खुद चढ़े चुनाव लड़े वहां पर और वो जीत भी गए। तो उनका ये कहना है कि 9 और विधायक कांग्रेस पार्टी के उनके संपर्क में है। अब कहानी ये है कि जो इस वक्त वहां पे 62 का आंकड़ा है, 62 के आंकड़े को अगर आप देखें तो उसमें से कम अगर हम 32 का अगर बनता है टोटल बहुमत पाने के लिए, 31 का, तो 31 का। 31 में तो बराबर हो जाएगा, 31 32 चाहिए हम्म। तो सरकार बन जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी के अगर कम से कम 23 विधायक अलग हों तब जाके एंटी डिफेक्शन से बचते हैं, जिसके भी संभावना 23 की नहीं दिखाई देती है। लेकिन ये भी सच है कि अगर कांग्रेस के इस वक्त 34 हैं, 6 क्योंकि वो निकाल चुके हैं, अगर 7 विधायक अगर इधर उधर हो जाए, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आंकड़ा बच जाएगा 27 का। और इस तरह से बीजेपी के पास है 25 और 3 निर्दलीय, जिनका की एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता, 25 3 28, वो एक स्थिति बनती है। अब ये होगा कि नहीं हमें नहीं पता, हम सिर्फ कैलकुलेशन बता रहे हैं। और एक स्थिति बनती है कि क्या विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी दूर हुई है, उनकी मुलाकात हाईकमांड से दिल्ली में हुई है, कहीं वो अलग पार्टी के विषय में तो नहीं सोच रहे हैं, ये भी एक चीज बन रही है। तो एक छोटी सी स्टेट है हिमाचल, जहां पे सिर्फ 4 सीट हैं, लेकिन इस छोटी स्टेट में बड़ी उथल पुथल है, बड़ी उलझन है, इसलिए बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। क्योंकि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है हिमाचल से आते हैं, और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिग्गज मंत्री हैं, वो खुद हिमाचल से आते हैं। तो इसलिए स्थिति को ज्यों के त्यों बना के रखा गया है, क्योंकि बीजेपी का सीधा कहना है हम किसी को नहीं तोड़ रहे हैं, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, जो है उनकी पार्टी का अपना मसला है। देखिए, क्या होगा विक्रमादित्य आगे का बताइए। फैक्टर जो है, हम्म। विक्रमादित्य का फैक्टर जो है वो मुझे लगता है कि बात कुछ बन नहीं पा रही है। हाँ, बन नहीं पा रही। अभी 2 मंत्री, कल भी कैबिनेट की बैठक से कहा गया कि रोहित ठाकुर और आई थिंक जगत नेगी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 2 एकदम बाहर चले गए थे कैबिनेट से उठ के, और फिर कहा हम्म। गया कि और कोई बहाना लगाया गया, नहीं वो तो किसी कार्यक्रम में जाना था, कहा गया कि उनका कोई और रीजन था। पर रीजन जो कैबिनेट में हुई है बातचीत, वो कुछ तो हो रहा है। और ये ऊपर की कुछ जो बेल्ट है पूरी शिमला वाली, अगर आप बेल्ट देख लें तो ये सारी बेल्ट वीरभद्र की बेल्ट रही है, यहाँ पर हम्म। हमेशा उनका एक छत्र राज रहा है। तो हम्म। अभी भी वहां पर उनका ही राज, एक तरीके से आप समझिए, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य को बहुत ज्यादा मानते हैं वहां पर। लेकिन इस दरमियान सुखविंदर सुक्खू भी पूरी तरह एक्टिव हैं। उन्होंने पिछले 2 दिनों में 2 जो विधायक हैं उनको कैबिनेट का दर्जा दिया है, किसी न किसी तरीके से एडजस्ट करके। तो वो अपने तरीके से चल रहे हैं, विधायक अपने तरीके से चल रहे हैं, राजनीति दोनों तरीके से चल रही है। किसकी राजनीति ज्यादा सटीक बैठती है, मुझे लगता है आगे आने वाले 1 हफ्ते में चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि बीजेपी का टारगेट है कि 10 मार्च तक सीट्स अनाउंस की जाए। तो हिमाचल की तो ये कहानी हो गई कि अभी वहां पर भैया बहुत गर्मी है राजनीति में। आइए थोड़ा सा नीचे अगली स्टेट में, पंजाब। पंजाब की कहानी ये है कि यहाँ पर बीजेपी हमेशा छोटे भाई की भूमिका में लड़ती रही है। 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव तक। वहां पे अकाली दल हमेशा 10 पर और बीजेपी 3, जिसमें कि होशियारपुर, गुरदासपुर और अमृतसर की सीट पर लड़ती रही है। एक समय पर बीजेपी ने तीनों भी जीती हैं वहां पर, एक समय में अच्छा होल्ड रहा है। लेकिन अब वहां पर जो फैक्टर्स राकेश जी काउंट कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पंजाब में जो अभी रुके हैं, थोड़ा सा वेट हो रही है, ये किस चीज की है बीजेपी की तरफ से? देखिए, पंजाब की राजनीति जो है वो एकदम से अलग तरह की राजनीति है। पंजाब में जिस तरीके से सियासी हलचल तेज है, उसकी कई वजह। एक वजह तो अकाली दल के साथ साठगांठ को लेकर के है, सीटों की शेयरिंग को लेकर के है। दूसरी वजह जो है वो कहते हैं कि जितने भी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं इन 3 सीटों के लिए, तो उसमें से अब आप अगर पुराने उम्मीदवारों के नामों पर अगर आप देखें तो कभी सिद्धू साहब होते थे, कभी अपने विनोद खन्ना साहब होते थे, अभी अपने सनी देओल साहब। तो ऐसे हेवीवेट उम्मीदवार वहां से उतरते रहे हैं, चुनाव जीतते रहे हैं।
अब उनकी जगह पे कौन? तो वो चर्चा जो है वो काफ़ी हो सकता है कोई सिख चेहरा हो सकता है कोई मतलब ऐसा चेहरा हो जो कि अ, हाल के दिनों में कांग्रेस से या दूसरे दलों से बीजेपी में आया हो, जैसे अपने सुनील जाखड़ हैं या कोई भी इस तरीके के नाम हो सकते हैं। तो एक पेच यहाँ फँसा हुआ है। तीसरा पेच जो पंजाब की राजनीति में है, वो है कि पंजाब की राजनीति जो है, वो पिछले चुनाव के बाद से जो है, वो एक अलग तरह की उधेड़-बुन में फँसी हुई है। वो है कि जिस तरीके से किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है। किसानों को मोहरा बना के चुनाव जीतने की जो एक नई रणनीति लोगों ने निकाल रखी है और किसानों के नाम पर जो है, वो या किसानों के कंधे पे रख कर के जो है निशाना लगाने की जो एक नई कवायद शुरू हुई है, उसकी वजह से जो है वो थोड़ी-सी चीज़ों को सेटल करने में वक़्त लग रहा हाँ, है। मोटे-मोटे तौर पर आपने ठीक कहा कि मुख्य वजहें जो हैं, एक सबसे पहली वजह तो ये है कि किसान आंदोलन शांत हो जाए, किसी तरीके से, हाँ, जो कि अभी मुझे थोड़ा-सा नहीं लगता है क्योंकि मैं देख रहा था कि अभी 6 को दिल्ली कूच और फिर 10 के और भी कार्यक्रम हैं उनके। तो एक तो ये है कि किसान आंदोलन शांत हो जाए, दूसरा ये है कि वहाँ पर बीजेपी और अकाली दल फिर से इकट्ठे लड़े। ऐसी जो बीजेपी के कुछ वहाँ पे शीर्ष नेता हैं, उनकी इच्छा है कि अगर हमें अच्छा प्रदर्शन करना है, तो हमें इकट्ठे मिलकर लड़ना चाहिए, उससे सीट ज्यादा आने की संभावना है क्योंकि वोट डिवाइड नहीं होगा। अब उसमें पसोपेश ये है कि बीजेपी की 3 सीट तो हमेशा ही क्लियर है, अमृतसर, गुरदासपुर और होशियारपुर। अब इसके अलावा बीजेपी में दिग्गज नेता हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। उनकी पत्नी महारानी प्रनीत कौर का पटियाला से चुनाव लड़ना तय है और कैप्टन चाहते हैं कि वो लड़े और डेफिनेटली वो बीजेपी की टिकट पर लड़ेंगी, पर हालिया वो कांग्रेस के सांसद हैं, ना तो उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया है ना बीजेपी ज्वाइन की है। एक तो वो पेच फंसा हुआ है। एक सीट पे सुनील जाखड़ लड़ेंगे, ऐसा सूत्र बताते हैं, अंदेशा मिल रहा है। तो कम से कम 5 तो यही हो गई और वहां पे 10 दिन की बात होती थी। तो क्या यहाँ पे 5-7 की बात बनेगी? क्योंकि मुझे लगता है उससे ज्यादा अकाली दल अगर होता भी है टाई अप, अगर कोई बातचीत चल भी रही हो, तो 5 और 7 और 8 और 5 13, तो 8 और 5 के लिए शायद वो एक लास्ट मूवमेंट पे मान जाए कि हम 8 और 5, और बीजेपी चाहेगी मेरे ख्याल 7 और 6, क्योंकि बीजेपी को कांग्रेस से आए बहुत सारे नेताओं को भी अकोमोडेट करना है, वहां पर एकोमोडेट उनको करना है, बिल्कुल सही कहा आपने। उनको टिकट देना है। तो उस स्थिति में अब बीजेपी ये फैसला अभी नहीं कर पा रही है और इतनी जल्दबाजी में भी वो नहीं है। उनको पता है कि उनको पंजाब में बहुत ध्यान से और आराम से चलना है, किसान आंदोलन शांत हो जाए, अकाली दल बीजेपी पे बात हो जाए और कुछ ऐसे चेहरे जिनका हम नाम नहीं लेंगे जो अनएक्सपेक्टेडली बीजेपी में आपको हो सकता है दिख जाए, कोई भी हो, वो दिख सकते हैं। तो क्या उसके बाद रणनीति बदलेगी, क्या उसके बाद राजनीति बदलेगी, ये भी एक बातचीत चल रही है। तो कुल मिला के पंजाब की स्थिति जो है, वो किसान आंदोलन थोड़ा सा शांत हो जाए उसके बाद ही चीजें ज्यादा समझ आएंगी। अब पंजाब से अगर आपने हरियाणा में घुसना है राकेश जी, तो जी, जी। आपको पता होगा कि मोहाली से पंचकुला जाना है तो चंडीगढ़ होके ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। चंडीगढ़ की बात भी कर लेते हैं क्योंकि एक ही सीट है, वो भी होल्ड पे है। तो चंडीगढ़ की सीट पे आपको क्या समीकरण नजर आ रहे हैं कि क्या लगता है अभी क्यों होल्ड पे है? देखिए, चंडीगढ़ की सीट जो है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट हो गई है और जो उम्मीदवारों के नाम जो छन-छन के आ रहे हैं, वो एक से बढ़ के एक हेवीवेट है। अब उसमें हम्म। ये तय कर पाना कि किसको टिकट दें, किसको ना दें और पार्टी आला-कमान के लिए भी जो है वो एक थोड़ा-सा मतलब कहते हैं कि ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। तो पार्टी जो है इस मामले में थोड़ा-सा अ, वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे काम कर रही है। चंडीगढ़ जो कहते हैं कि पूरा का पूरा शहरी मतदाता है और यहाँ पे बीजेपी जहाँ कहीं भी शहरी मतदाता होता है, वहाँ पे बीजेपी के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। वहाँ पार्टी को बहुत कम एफर्ट करना पड़ता है क्योंकि पढ़े-लिखे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं और वो कहते हैं कि नौकरी-पेशा ज़्यादा होते हैं, बिज़नेसमैन ज़्यादा होते हैं। तो इनके पास जो है वो अपने कहते हैं कि अपने लिए या दूसरी चीज़ों के लिए वक़्त की कमी होती है, लेकिन वो हाँ, सियासत पे, राजनीति पे उनको इतनी बात से पकड़ होती है कि जो पार्टी डेवलपमेंट के साथ चलती है, वो उसके साथ चलते हैं। तो इस मामले में बीजेपी के लिए थोड़ा-सा ये फ़ेवरेबल सीट है क्योंकि बीजेपी हमेशा से विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव के मैदान में आती है। वो कभी भी कहते हैं ना कि किसी का इस्तेमाल करके जिस तरीके से पंजाब में किसानों का इस्तेमाल हो रहा है, तो बीजेपी ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो सीधे-सीधे विकास को आधार बनाकर
लोगों के सामने जाती है, विकास की बात करती है और विकास के नाम पे चुनाव लड़ती है। तो चंडीगढ़ में मुझे लगता है कि इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए जो है वो काफ़ी मुफ़ीद है, काफ़ी फ़ेवरेबल है और बीजेपी यहाँ पे उम्मीदवार उतारेगी तो उसके जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। लेकिन उम्मीदवार कौन? इस नाम पर पेंच थोड़ा फँसा हुआ है। 2-3 नाम चर्चा में हैं, जिसमें कि फ़िल्म इंडस्ट्री से लेकर के और पंजाब की राजनीति के जो कहते हैं ना स्टॉलवर्ड्स हैं, जो मतलब एक कद्दावर नेता का भी नाम चल रहा है। तो अभी नामों का खुलासा पिछले कई दिनों से अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे नाम उछल रहे हैं। लेकिन आखिर किसके नाम पे मुहर लगेगी, ये बात जो है वो मतलब बिल्कुल। अ, चंडीगढ़ को या तो फ़िल्मी सितारा मिलेगा या चंडीगढ़ को वहाँ के कोई कद्दावर नेता रिप्रेज़ेंट करेंगे पार्लियामेंट में। इस पे अभी जो है सो एक ऊहा-पोह की स्थिति बनी हुई है। जल्दी ही नामों का बिल्कुल, खुलासा होगा, लेकिन हम समझते हैं कि अभी फ़िलहाल जो है इस बारे में कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाज़ी होगी क्योंकि हो सकता है अगले 2-3 दिन में वो चेहरा, वो नाम हम सबके सामने आ जाए। बिल्कुल, हालाँकि चंडीगढ़ की सीट यूनियन टेरिटरी होने की वजह से एक ही सीट है, लेकिन वो एक ही सीट सीट बीजेपी अति महत्वपूर्ण मानती है, क्योंकि वहाँ पर जो भी मेंबर पार्लियामेंट होता है और चंडीगढ़ केंद्र के अंडर आता है, तो उसके हिसाब से चीज़ें वहाँ पर विकास कार्य कराने या गवर्नर के साथ तालमेल से चलना, वो चीज़ें होती हैं। इसलिए बीजेपी चंडीगढ़ को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है। 2014 में यहाँ से किरण खेर जीती, 19 में किरण खेर जीती, अब स्वास्थ्य का हवाला देकर वो शायद नहीं लड़ेंगी। ऐसा हुँ, माना जा रहा है। तो हुँ। उस स्थिति में बीजेपी यहाँ से किसी लोकल कैंडिडेट को इसलिए टिकट नहीं देना चाहती, उसमें सूत्र ये बताते हैं कि एक को देते हैं तो 5 नाराज़ होते हैं, तो हुँ, इंटरनल हुँ, गुटबाज़ी रहेगी। सो ये हुँ। बेटर है कि बाहर से किसी को लाया जाए। एक ऐसा हेवीवेट कैंडिडेट, अभी कुछ दिन पहले तो रोज़ मैंने देखा अखबार और सब भरे हुए थे, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार। हाँ, तो मैं उसके इसीलिए बाद नाम चल रहा था। हाँ, मैं अच्छा, इसीलिए अक्षय मैं कुमार कह रहा के, हूँ कि आप कह रहे थे कि कि हेवी फ़िल्मी सितारों के नाम चल रहे हैं, सही आपकी बात है कि अक्षय कुमार के अलावा सनी देओल का नाम भी चल रहा था कि क्या उनको गुरदासपुर से शिफ्ट करके यहाँ शहरी इलाके में लाया जा सकता है। इसके अलावा कंगना रनौत का नाम यहाँ से भी चल रहा था, मथुरा से भी चल रहा था, मंडी से भी चल रहा था, मथुरा तो क्लियर हो गया। इसके अलावा एक चेहरा है जो बीजेपी में नहीं है, 1 या 2 चेहरे कह लीजिए आप, वो हैवीवेट नेता हैं और चंडीगढ़ से आशा रखते हैं। वो हो सकते हैं। एक बीजेपी के हैवीवेट हैं, वो भी चंडीगढ़ से आशा रखते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये आपने सही कहा कि चंडीगढ़ से जो आएगा, आएगा तो हैवीवेट ही। और कांग्रेस के पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, पवन बांसल हैं। पवन बांसल यहाँ से जीत के मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, लेकिन 14 से पहले की बात है। हाँ, 14 से पहले तक यहाँ पे फ्लिप-फ्लॉप होता रहा है, पवन बंसल जीते, कभी बीजेपी के सतपाल जैन जीते, कभी कोई। अब लेकिन उसके बाद से बीजेपी ने इसको एक तरीके से वीवीआईपी सीट डिक्लेयर करके यहाँ पे फ़िल्मी सितारे, और मैंने कहा ना यहाँ पे आएगा तो बड़ा नाम ही, और ऐसा नाम भी हो सकता है जो आपको चौंका दे। गुलपनाग भी यहाँ से किस्मत आज़मा चुकी है, मुझे जहाँ तक आम आदमी ध्यान आ रहा पार्टी है। की तरफ से। हाँ, आम आदमी हाँ, पार्टी की तरफ से वो किस्मत आज़मा चुकी हैं। ये आई थिंक 14 की कहानी है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, जब बिल्कुल। 14 की कहानी। तो आएगा तो यहाँ पे हैवीवेट ही। और 2 नाम मैंने बताया जो अभी नहीं है बीजेपी में। एक नाम मैंने बताया जो बीजेपी के बहुत हैवीवेट हैं, बड़े करीबी स्टेट से आते हैं, और 3 फ़िल्मी सितारे जिनका हम ज़िक्र कर रहे हैं। अच्छा, युवराज सिंह का नाम भी चल रहा था, लेकिन उन्होंने खुद ही मना कर दिया, अभी खंडन किया मना कर उन्होंने। दिया। पर राजनीति पॉलिटिक्स इसी तरीके से चलती है, देखते हैं क्या होता है। और अब चंडीगढ़ से आप बस थोड़ा-सा ट्रैवल करें 4-5 किलोमीटर तो आप हरियाणा में आ गए। चलिए सर, हरियाणा, एक और इम्पोर्टेंट स्टेट, क्लीन स्वीप 10 की 10 बीजेपी, भारी मार्जिन से सब जीते, कोई आसपास नजर नहीं आया। इस बार क्या लगता है, क्या हरियाणा को बीजेपी ने जेजेपी की वजह से रोका है, या और फैक्टर्स हैं, या और कोई चीजें हैं जो हरियाणा अभी रुक गया है थोड़ा सा। देखिए, पहली लिस्ट में। हरियाणा में जो उम्मीदवारों की जो सूची है, तो पार्टी के भीतर भी बहुत सारे दावेदार हैं और हरियाणा में जो वो कहते हैं कि पार्टी का जो अपना एक सर्वे है, पार्टी का जो अपना एक आकलन है, तो वो सर्वे भी जो है वो एक बड़ा फैक्टर है जो कि पार्टी को थोड़ा-सा समय लग रहा है कि चीज़ों को अंतिम रूप देने में। और हरियाणा हमेशा से जो है सो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कहते हैं कि अ, ऐसा स्टेट रहा है जहाँ पे कि लोग बीजेपी को चाहते हैं। छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ बीजेपी की पकड़ सबसे ज़्यादा है। जैसे हिमाचल में बीजेपी की पकड़ है, पंजाब में बीजेपी की पकड़ कुछ खास इलाकों में है,
और हरियाणा में बीजेपी पूरे हरियाणा को लीड करती है। तो हरियाणा के जरिए और चंडीगढ़ के जरिए मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि हरियाणा में बीजेपी ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहती है जिसके जरिए और जिसका साइड इफेक्ट वो पंजाब में भी लोगों पर देखने को मिले, ऐसा वो सोच रही है। चंडीगढ़ में भी उसी उम्मीदवार को टिकट देगी जिसका सबसे ज्यादा असर जो है वो पूरे पंजाब की अलग अलग जो सीट है उस पर जो है सो हो सकता है। तो इन्हीं सब कारणों से कि टिकट ऐसे उम्मीदवार को मिले जो कि अपनी सीट के साथ साथ पूरे राज्य में और राज्य का जो पड़ोसी राज्य है यानी कि पंजाब में किस तरीके से जो है वो सीटों के आवंटन का असर होगा, क्योंकि दोनों जो है वो कहते हैं ना, वहाँ की जो सियासत है, वहाँ की जो विरासत है, वहाँ की जो कहते हैं कि जो सभ्यता संस्कृति है वो मिलती जुलती है, साझी कहते हैं ना, साझी विरासत। तो ये जो है साझा चूल्हा साझी विरासत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पंजाब और हरियाणा के बीच है। तो बीजेपी हरियाणा को लेकर के कहीं कोई संशय नहीं है, उम्मीदवारों के नाम ऑलमोस्ट तय है। लेकिन जो एक सर्वे है उसका आकलन, दूसरा ये कि ऐसे उम्मीदवारों को उतारा जाए जो न सिर्फ हरियाणा बल्कि पंजाब की सियासत में भी दखल रखता हो, उसका वहां पे असर होता हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जो है वो वक्त लग रहा है, मुझे लगता है जल्दी ही नामों का खुलासा होगा। बिल्कुल। और इसके अलावा जो हरियाणा का एक फैक्टर है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी जेजेपी के साथ सरकार चलाती है, तो हो हम्म। सकता है वो भी एक फैक्टर देखा जा रहा हो कि इनके साथ मिलके लड़ना है कि नहीं मिलना है, जिसकी संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि हरियाणा की तरफ से जो पैनल गया है नामों का, वो पूरी 10 सीटों के लिए गया है। अब उन 10 सीटों में भी ये मेरा आकलन है कि कम से कम 1, 2, 3 चेहरे आपको ऐसे दिखेंगे जो कांग्रेस पार्टी से स्थानांतरण होके बीजेपी में आए हैं। उनमें से 2 आए हैं, एक की बात बहुत पिछले दिनों से चल रही है, अब वो एक कौन है वह भी नहीं बताएंगे, लेकिन एक चेहरा वो हो सकता है और वो बहुत धाकड़ चेहरा है, जाना माना चेहरा है, क्या कहें, हर तरीके से जाना माना है। लेकिन वो और 2 जो हम बात कर रहे हैं वो एक बेल्ट पे हैं वो। और उसके अलावा बीजेपी टिकट बदल दे, बाकी लोगों की भी चेहरा बदले, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने अभी दिल्ली में ये बताया है कि हम टिकट काट सकते हैं, मध्य प्रदेश में दिखाया है, गुजरात में भी कुछ कटी हैं, और यूपी में तो 51 हैं दी हैं, लेकिन 4-5 की कटी है, कोई ज्यादा की टिकट नहीं कटी है। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वही रहा है रिपीट होने का। यहाँ हरियाणा में अब देखना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि इस बार वहां पे आप और कांग्रेस मिलके लड़ेंगे, और मे बी आईएनएलडी भी शायद साथ हो। अब एक आधे इंडी गठबंधन के प्रोग्राम में तो वो दिखे, अब साथ है कि नहीं इसकी मुझे क्लैरिटी नहीं है। लेकिन पिछली बार की आप बीजेपी की हार जीत अगर हरियाणा में देखें तो वो लाखों वोटों से हुई, बड़ी कंफर्टेबल विन रही थी हर हम्म। सीट पर। तो बीजेपी को ये पता है कि पिछली बार उनकी कंफर्टेबल विन रही थी, लेकिन एक पार्टी का इंटरनल सर्वे होता है जिसके आधार पर ये पता लगता है कि ये कैंडिडेट जो जीत के आया था ये कितना परसेंट अपने एरिया में लोकप्रिय है, या कितने लोग अभी भी चाह रहे हैं। और पार्टी की तरफ से, स्टेट यूनिट की तरफ से नाम जा चुके हैं। अब फिर भी कोई पेच है, तो पेच मैंने आपको बताया कि वो 2-3 पेच हैं, और उस पर बीजेपी काम कर रही है, और अगले आने वाले कुछ दिनों में वो चेहरे भी सामने आ जाएंगे। हरियाणा के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, राकेश जी, एक ऐसी स्टेट है जहां पे बीजेपी खुद डायरेक्टली बहुत ज्यादा कोई असर नहीं रखती है, उसके वहां पर कोई दुश्मन भी नहीं है, दोस्ती दोस्त है। चाहे आप टीडीपी की बात कर लें, वो भी कभी एनडीए का हिस्सा रही है, चाहे आप वाईएसआर की बात कर लें, एनडीए का हिस्सा ना होके भी हर जगह उन्होंने जब जरूरत पड़ी है तो एनडीए को ही सरकार का सपोर्ट साथ किया दिया है, है। राज्यसभा में या लोकसभा हो सपोर्ट किया है। अच्छे मित्र माने जाते हैं वो एनडीए के। अब कहानी ये है कि पिछले कुछ दिनों से वहां पर दिल्ली में मुलाकातें टीडीपी की भी हुई हैं बीजेपी से, और वाईएसआर की भी हुई हैं। अब बीजेपी के लिए कैलकुलेशन ये है कि दोनों में से मुफीद दोस्त कौन सा है। दोस्त तो दोनों ही हैं, या तो दोनों से इक्वल दूरी बनाई जाए, या फिर दोस्ती इस तरीके की हो कि दूसरी दोस्ती टूटे भी ना। और वहां पर इस बार कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेरे को नहीं ज्यादा मजबूत दिख रही है, टीडीपी भले ही थोड़ा सा वहां पर बाउंस बैक करने की कोशिश करे। तो क्या आपको लगता है कि एक वो किस और हाथ बढ़ाना है दोस्ती का, या दोनों से इक्वल दोस्ती, या एक से कम एक से ज्यादा, उसी अभी गुना भाग चल रहा है?
देखिए टीडीपी चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर राजशेखर रेड्डी, तो ये जो है जगन रेड्डी, तो ये जो जगन रेड्डी। जगन और जो चंद्रबाबू नायडू हैं, बीजेपी दोनों को साधने की कोशिश कर रही है, वक्त इसी में लग रहा है हम्म। कि आंध्र प्रदेश में जो है बीजेपी दोनों को साधने की कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश वो स्टेट है जहाँ पे कि कहते हैं कि सियासत जो है वो बहुत जल्दी रफ्तार पकड़ती है हम्म। और आम लोग काफी सेंटिमेंटल होते हैं। हम्म। अगर आप आंध्र प्रदेश की राजनीति को अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दो जगह की राजनीति में कहते हैं कि काफी संवेदनशील माने जाते हैं सियासत के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से। तो हम्म। यहाँ पे बीजेपी का जो अपना एक कहते हैं कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वेंकैया नायडू, वो भी यहाँ से हैं और यहाँ पे बीजेपी को अपार जन समर्थन कहते हैं कि मिलता है, लेकिन वो अपार जन समर्थन जो है वो सीटों की शक्ल में उस तरीके से नहीं कन्वर्ट हो पाता। तो लिहाजा बीजेपी जो है यहाँ पे जो कहते हैं कि ना तो वो जगन मोहन रेड्डी से दूरी बनाए रखना चाहती है और न ही वो चंद्रबाबू नायडू को नाराज करना चाहती है। दोनों सहयोगी हैं, दोनों ने समय-समय पे सरकार का साथ दिया है। लिहाजा बीजेपी एक ऐसे त्रिकोणीय कहते हैं ना गठबंधन की शक्ल में वहाँ पे राजनीति चौकोना। को सामने लाना चाहती एक है। फैक्टर और वहां तो पे है राकेश जी, एक एक फैक्टर और है वहां पे, पवन कल्याण, जनसेना पार्टी, जो एक्टर भी है हाँ, बड़े फेमस। वो भी बीजेपी लेकिन के साथ कभी थे, फिर वो चले गए टीडीपी की वजह से। अब उन सबको साधना है। सबको साधना है, लेकिन लेकिन मुझे जो लगता है कि बीजेपी का जो मुख्य जोर है, वो ये है कि गठबंधन का एक ऐसा स्वरूप विकसित किया जाए जिसमें कि उसके साझीदार टीडीपी भी हों और उसके साझीदार जगन मोहन रेड्डी की जो वाईएसआर कांग्रेस है, वो दोनों को साथ लेके चलना चाह रही है और इसीलिए इसमें देरी लग रही है। आप पवन कल्याण की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि बीजेपी आंध्र प्रदेश में खास तौर से जो है वो भविष्य की राजनीति को आधार बनाते हुए या भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए बीजेपी वहां कई मोर्चों पे काम कर रही है, जिसमें कि जगन मोहन रेड्डी भी हैं, जिसमें कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी भी है और पवन कल्याण की भी पार्टी है। तो ये इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें वक्त लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 1 साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने और जो केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों ने ताबड़तोड़ काम किए हैं। दोनों ने जमीन पे बहुत जोर आजमाइश की है और आंध्र प्रदेश को ध्यान में रख करके तो कम से कम बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे काम विकास से रिलेटेड पार्टी ने और सरकार ने दोनों ने खूब किए हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो काम है उसको जीत की शक्ल में बदलने के लिए बीजेपी जल्दी ही एक ऐसी रणनीति का खुलासा करेगी जिसमें कि जगन मोहन रेड्डी भी उसके साथ हो और टीडीपी भी उसके साथ हो। हालांकि ये अलग बात है कि टीडीपी और जगन मोहन रेड्डी के बीच 36 का आंकड़ा है, लेकिन बीजेपी दोनों को साथ लेके या बीजेपी गठबंधन की राजनीति में देश भर में जो है वो बीजेपी ने एक मॉडल पेश किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी एक कहते हैं कि एक सुटेबल गठबंधन जो है आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, जिसमें कि बीजेपी अपने सभी सहयोगियों के साथ सीटों का तालमेल और सीटों का सही समन्वय लेकर के सामने आएगी। ये देखना बड़ा दिलचस्प है, या तो दोनों से इक्वल दूरी बनाएगी या फिर ऐसा कोई फॉर्मूला निकालेगी कि कोई नाराज ना हो। नहीं, और दूरी नहीं बनाएगी, आप दोनों हम्म। से दूरी नहीं बनाएगी। आप बीजेपी की जो रणनीति है और जो कार्यशैली है और जो वक्त लग रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो जिन मुद्दों पर जगन मोहन रेड्डी और तेलुगु देशम पार्टी के जो अपने चंद्रबाबू नायडू है, जिन मुद्दों पर दोनों के बीच मतभेद है, तो उस मतभेद को कैसे दूर करके और बीजेपी जो है वो एक तरफ तेलुगु देशम पार्टी के साथ भी चलना चाह रही है और जगन मोहन रेड्डी के साथ भी चलना चाह रही है। तो दोनों को साथ लाने के लिए जो एक सुलह की जो बात है, बात वहां पे रुकी हुई है। क्योंकि बीजेपी का कहना है कि सियासत में ना का मतलब हाँ भी होता है, हाँ का मतलब ना भी होता है और कभी हाँ कभी ना भी होता है और कभी ना कभी हाँ भी होता है। तो बीजेपी एक ऐसा समाधान, एक ऐसा सुलह का फॉर्मूला लेकर के सामने आने की कोशिश कर रही है जो जगन मोहन रेड्डी को भी स्वीकार्य हो और जिस पर चंद्रबाबू नायडू को भी कोई आपत्ति ना हो। चलिए देखते हैं, मुझे लगता है किसी एक के साथ ही जाएंगे, दोनों का मुश्किल लग रहा है।
पर फिर भी थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। आगे आ देखिए, जाइए दोनों आप। दोनों का मैं बता रहा हूँ, दोनों का आपस में कोई तालमेल अ, हो सकता है हो ना हो, लेकिन बीजेपी के साथ दोनों का तालमेल होगा, इसके आसार पूरे दिख रहे हैं। चलिए वेट करते हैं इसकी भी। तो ये एक कारण है आंध्रा का। और ओडिशा, ओडिशा में बीजेडी कभी बीजेपी के साथ मिलके नहीं लड़ती है, लेकिन बीजेडी बीजेपी की बहुत अच्छे मित्र हैं। कभी एक दूसरे के खिलाफ मैंने हेट स्पीच नहीं सुनी, कुछ जाके किसी बीजेपी के नेता ने बोला हो या बीजेडी ने भी, हमेशा राज्यसभा और लोकसभा में साथ दिया है। अब यहाँ पे भी कहानी यही है कि किस तरीके से उम्मीदवारों का ऐलान हो। हालांकि एक उम्मीदवार का मुझे पता है कि जिनका नाम चल रहा है जगन्नाथपुरी से, संबित पात्रा, जो संबित पहले भी पात्रा। पिछली बार रहे थे, वो उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन अब कैसा वहां पे बीजेपी अपना सारा बिछाती है सिस्टम, उस पे थोड़ा सा टिका हुआ है। हालांकि अलायंस की मुझे गुंजाइश बहुत कम लगती है बीजेडी के साथ। बीजेडी अकेले चलती है, कहते हैं हम अकेले चलेंगे पर आपके साथ हैं। तो अब वही स्थिति रहती है जिसकी संभावना देखिए है कि रहे। देखिए उड़ीसा बड़ा महत्वपूर्ण स्टेट है, ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ध्यान हो तो केंद्र में एक बार सिर्फ एक वोट ने पूरी सियासत को बदल दिया था, और वो एक वोट था गिरधर गमांग का, जो कि उड़ीसा से ही थे, अगर आपको याद हम्म। हो, वाजपेयी जी के समय में। ठीक है। तो उड़ीसा में जो हालात हैं उसमें सीधे सीधे जो है वो राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो है वो 36 का आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन सियासत हम्म। में दोनों एक साथ चलने की बात भी जो है वो खुले रूप से नहीं कर पाते हैं। हम्म। कहते हैं कि समीकरण यहाँ पे कुछ इस तरीके का है कि उड़ीसा जो है वो बहती हुई धारा है। हम्म। उड़ीसा जो है वो नदी की बहती हुई धारा है, और भारतीय जनता पार्टी और जो बीजू जनता दल है, बीजेटी, वो दोनों उसके दो किनारे हैं। अगर ये दोनों किनारे मिल जाते हैं तो नदी का अस्तित्व जो है, यानी कि राज्य में सियासत जो है वो किसी एक की हम्म। चलेगी। तो दोनों अपनी अपनी सियासत को बचाए रखने के लिए जो है वो दोनों दो किनारे होके चलते हैं, हालांकि साथ चलते हैं, और दोनों किनारे एक दूसरे का साथ भी देते हैं, तभी नदी जो है वो, और नदी में प्रवाह जो है वो बना रहता है। तो इस बार जो है, इस बार संभावना इस बात की ज्यादा जताई जा रही है कि कुछ न कुछ दोनों के बीच एक ऐसा फॉर्मूला तय हो कि साथ न होते हुए भी वो सियासत को एक ऐसी दिशा दें जहां पे कि जो चुनावी नतीजे हैं वो हर सीट पे या तो बीजेपी के पक्ष में जाए या बीजेडी के पक्ष में जाए, किसी तीसरे राजनीतिक दल को इसका फायदा ना मिले। इस बात को ध्यान में रख करके बीजेडी एंड बीजेपी दोनों जो है वो सीटों का एक कहते हैं ना कि अनौपचारिक तालमेल, या एक कहते हैं कि एक आपस में कहते हैं कि आंतरिक तौर पर एक समझौता या आंतरिक तौर पर एक फॉर्मूला तैयार करने में जुटे हुए हैं कि सीट कोई भी हो, लेकिन हम इस हिसाब से लड़ेंगे कि जिसमें कि न तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो और न ही बीजू जनता दल का नुकसान हो, अजय जी, या इसमें किसी तीसरे पार्टी को फायदा एक हो। एक मैं करेक्शन इसमें चाहता हूं कि आप हमें करवाएं कि जो एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गई थी, वो जो मैं पढ़ पा रहा हूं या देख पा रहा हूं, वो इसमें लिखा हुआ है कि जयललिता के समर्थन वापस लेने की वजह से गई थी। बिल्कुल गई थी, जयललिता ने समर्थन वापस लिया था, तभी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कहते हैं ना कि विश्वास मत की बात सामने हाँ, आई तो थी। आप उड़ीसा का और जिक्र कर रहे थे ना, तो उसमें मैं हाँ, चेक कर रहा था कि मुझे याद आया वो उड़ीसा में वो जयललिता के समर्थन की वजह से एक वोट से जब नहीं, सरकार। जयललिता ने समर्थन वापस लिया था। उसके बाद हम्म। फ्लोर टेस्ट की बात आई थी, और फ्लोर हम्म। टेस्ट में जो कहते हैं कि उस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया था। ठीक है। और फिर उन्होंने आकर के जो है वो यहाँ पे वोट किया था। ठीक है। अच्छा, उस समय मुझे। उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया था, राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए वो आकर के उन्होंने यहाँ पे वोट किया था, और उस एक वोट की वजह से जो है वो सारा चुनावी गणित जो है वो लोकसभा का जो है वो बिगड़ गया था, और सरकार गिर गई थी। चलिए, और अब आगे बढ़ते हैं हम कर्नाटक की ओर। कर्नाटक में भी अभी जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन है, लेकिन वहां भी अभी नहीं अनाउंसमेंट्स हुई हैं। इसका क्या रीजन समझते हैं आप? देखिए कर्नाटक में स्थिति ज्यादा साफ है। कर्नाटक में जो एक सीटों का जो तालमेल है या सीटों का जो समझौता है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। हाँ, कर्नाटक में उम्मीदवारों के नामों को लेकर के जो है वो थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है, और उसमें अलग अलग धड़े हैं दोनों पार्टियों के।
और उसको लेकर के जो है वो थोड़ी-सी पार्टी जो है सावधानी बरत रही है, चूँकि कहते हैं ना कि पार्टी इस चुनाव में किसी भी तरह से बागी उम्मीदवारों का सामना नहीं करना चाहती। और हुँ, दक्षिण की सीट वैसे भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि दक्षिण में जो है वो थोड़ा-सा मतलब अ, दक्षिण की राजनीति थोड़ी अलग तरह की राजनीति होती है, और उत्तर दक्षिण में कर्नाटक ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे बीजेपी का सबसे ज़्यादा मजबूत गढ़ है। तो इस हुँ, लिहाज से कर्नाटक में उम्मीदवारों के नामों के चयन में थोड़ी सावधानी बरती जा रही है। अन्यथा गठबंधन को लेकर के तस्वीर बिल्कुल साफ है। जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी जो है वो गठबंधन के लिए पहले ही राजी हो चुके हैं, सीटों का लगभग-लगभग बँटवारा भी हो चुका है। हाँ, दोनों अपने-अपने सीटों से अपने-अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अभी दोनों दलों ने नहीं की है। जेडीएस का अपना एक अलग ही उनका दल है, तो वो अपना करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे थोड़े-से बागी उम्मीदवारों का ध्यान रखने के लिए चुनाव में उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में थोड़ी-सी देरी कर रही है। अन्यथा तस्वीर यहाँ बिल्कुल साफ है, और देखते हैं कि यहाँ क्या तस्वीर फाइनली निकल के आती है, लेकिन गठबंधन को लेकर के कहीं कोई दुविधा नहीं है। गठबंधन को लेके कहीं कोई दुविधा नहीं है, लेकिन सीट अनाउंसमेंट अभी होगी। यानी कि अगले 7 दिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगले 7 दिनों में बीजेपी की एक और बड़ी लिस्ट आएगी, जिसमें कि जिन स्टेट्स का हमने ज़िक्र किया है, उसमें और क्लैरिटी आएगी। और हिमाचल वाला मुद्दा ज़्यादा नहीं खींचा तो वो भी आ जाएगी, और किसानों वाला नहीं खींचा तो पंजाब भी आ जाएगी। लेकिन ये दोनों थोड़े से भी खींचे तो इसकी फिर हो सकता है कि रुक जाएँ और बाकी स्टेट्स का आ जाए। बहुत-बहुत देखिए, शुक्रिया राकेश जी। मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो आंध्रा को लेकर के है, बाद बाकी चीज़ें जल्दी सुलझ जाएँगी। छिंदवाड़ा को लेके नहीं है? मैं कह रहा हूँ छिंदवाड़ा में तो बड़ी उलटफेर, छिंदवाड़ा जो है वो सस्पेंस रहेगा। छिंदवाड़ा में अभी है। जब छिंदवाड़ा का सीट अगर आएगा, तो मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा आपको एक बड़ा उलटफेर दे सकता है, देश की राजनीति में भी और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी। हाँ, तो अभी छिंदवाड़ा वाला सस्पेंस ही है। हालाँकि नकुलनाथ और कमलनाथ लगातार ये मना कर चुके हैं कि हम तो कांग्रेस में नहीं, ही हैं। मना कर चुके बट हैं, लेकिन उस मना करने के बाद की जो चुप्पी है, वो चुप्पी मायने रखती है। सियासत में कभी भी जब तक तस्वीर सामने नहीं आ जाती, आप किसी भी चीज़ पे हुँ, दावा नहीं ठोक सकते। नकुलनाथ का भविष्य है, और कमलनाथ का जो है वो आखिरी कहते हैं ना, आखिरी पारी है। क्योंकि कमलनाथ उम्र हुँ। के जिस मुकाम पे हैं, उसके हिसाब से अगर देखें तो ये तो कमलनाथ की वैसे आखिरी भी पारी है। आखिरी पारी में जो कमलनाथ को चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी देने को तैयार है, और नकुलनाथ का जो भविष्य है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा मतलब सटीक दिखता है, ज़्यादा उज्ज्वल दिखता है, ना कि मौजूदा पार्टी के साथ। तो कमलनाथ नहीं तो मैं अभी भी कमलनाथ जो है, इस मुद्दे पर जो है वो संशय की स्थिति में है, कि क्या करें, ना करें, क्योंकि जो कमलनाथ को चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी देने के लिए तैयार है। नहीं, अभी तो काफ़ी खुल के बोल रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैंने उनका बयान पढ़ा था कि बीजेपी ने ही राम का ठेका लिया है क्या, और फिर उसके बाद नकुलनाथ का मैं आज या कल में एक सुन रहा था कि बयान आया कि हम तो कांग्रेस में हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो कुल मिला के फिर भी जब तक फाइनल चीज़ें ना हो जाएँ सारी, जब तक टिकट सबको दे ना दी जाएँ, तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाज़ी होता है। देखिए बहुत-बहुत खन्ना साहब, आपको आपको मैं एक छोटा-सा 1 मिनट बस। आपको पता है कि जिस तरीके से दिल्ली में बैठक चल रही थी और नीतीश कुमार का पाला बदल, सियासत में जो कुछ होता है, वो अंदर खाने में सब हुँ, कुछ चल रही होती है। जनता के सामने नहीं चलता रहता है। आप तो इससे हुँ, अच्छी तरह से भली-वाकिफ़ है, और अचानक से जब बदल जाता है, तो उसके बाद से हुँ। जो है एक नई तस्वीर, एक नया समीकरण लोगों के सामने होता है। बिल्कुल, अभी सस्पेंस थोड़े दिनों में सब जगह से खत्म होगा। जब टिकट्स अनाउंस हो जाएँगी आइदर कांग्रेस की साइड से, आइदर बीजेपी की साइड से, तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत शुक्रिया सब लोगों का। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग सीट इस बार कौन-सी लग रही है, जिस पे अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, और क्या संभावनाएँ आपको लगती हैं? बहुत-बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि 2024 के जो इलेक्शंस हैं, वो उससे जुड़ा हर पहलू हम आपको दिखाने की कोशिश करें। हम सीट वाइज़ सीट भी जाएँगे, कुछ सीट्स का हमने किया है, कुछ और आगे करने वाले हैं। अब वर्सेस भी रहेगा कि किसके सामने कौन आ गया है, वो एनालाइज़ भी होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।